friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian history and today we are discussing about Government of India Act 1935. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कल वीडियो डाली थी, उस पर मैंने डिस्कशन किया था कि जो हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद गांधी रूल इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद जो कराची सेशन हुआ 1931, उसके बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका मेन एम क्या रहा था। एन एक्ट टू मेक अ फर्दर प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे लोगों के थे उसके लिए प्रोविजन करना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम था। नेक्स्ट था टेरिटोरियल एक्सटेंट, टेरिटरी अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किन के लिए था, जो टेरिटरी थे ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर, उनके लिए। और ये किन्होंने इनेक्ट किया था, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसको असेट कब मिला, 24 जुलाई 1935। और ये एक्ट कब कमेंस हुआ, 1 अप्रैल 1937। और अभी उसका स्टेटस क्या है, रिपील्ड ऑन 26 जनवरी 1915 इंडिया। जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारे इंडिया, वो 1947 में फ्रीडम मिल गई। उसके बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो, तो उसके बाद 26 जनवरी 1915 को इनको रिपील कर दिया। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो ओवरव्यू था। इसका एम क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट कब स्टार्ट हुआ, एसेट कब मिला, कब कमेंस हुआ, और उसका भी क्या स्टेटस है। अब हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या रहा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। देयर वॉज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया बाय इंडियन लीडर। जो हमारे इंडियन लीडर थे, उन सभी लोगों का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने चाहिए, हमारे लोगों को ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट होना चाहिए, जो भी मिनिस्ट्री उसको हमको मिलना चाहिए, लेजिस्लेचर में हमको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलना चाहिए। ऐसा हमारे जो इंडियन लीडर थे वो डिमांड कर रहे थे। और जो हमारे इंडिया थे, वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता 1914 टू 1918 तक, उनमें सभी लोगों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया ताकि वो ब्रिटिश उसके बाद हमको कुछ दे सके, हमको लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर ले, लेजिस्लेटिव असेंबली ले लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। द एक्ट वॉज बेस्ड ऑन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट वो किस पर आधारित है, पहले साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद द रिकमेंडेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसका रिकमेंडेशन। द व्हाइट पेपर पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933 बेस्ड ऑन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और रिपोर्ट ऑफ द ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं किस घटनाओं पर ये 1935 रिपोर्ट आधारित है। पहला साइमन कमीशन, रिकमेंडेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर और रिपोर्ट ऑफ द ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी। अब हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। इसका मेन एम था कि 1935 एक्ट का क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन में कौन कौन से कंसिस्ट है, ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। द प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया वुड हैव टू ज्वाइन द फेडरेशन, बट दिस वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्रिंसली स्टेट। जो हमारे प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया में, लाइक बंगाल, मद्रास, जो भी थे, उनको कंपल्सरी फेडरेशन को ज्वाइन करना था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे उनके लिए कंपल्सरी नहीं था। दिस फेडरेशन नेवर मैटेरियलाइज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये एक्ट कभी भी जो नहीं आ पाए, उसका रीज़न है कि जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने कभी उसके लिए सपोर्ट नहीं किया। अब हम देखते हैं हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड पावर। ये 1935 एक्ट में पावर कैसा था। द एक्ट डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। देयर वेर 3 लिस्ट विच गिव द सब्जेक्ट अंडर ईच प्रोविंस। सबसे पहले देखिए, जो फेडरल लिस्ट है वो सेंटर के पास रहेगा, प्रोविंस लिस्ट प्रोविंस, कॉन्करेंट लिस्ट बोथ द वाइसरॉयज वेस्टेड विथ रेसिडुअल पावर। ये देखिए जो लिस्ट है फेडरल प्रोविंस, जो हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन है 8 शेड्यूल में जो सब्जेक्ट है वो भी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये कहाँ से लिया गया था, 1935 एक्ट से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे सब्जेक्ट है वो किन एक्ट से लिया गया था। ये लिया था 1935 एक्ट। फेडरल लिस्ट किन के पास है, सेंटर, प्रोविंस लिस्ट प्रोविंस के पास, कॉन्करेंट लिस्ट बोथ सेंटर और प्रोविंस। और जो रेसिडुअल पावर था, मतलब किसी भी वो सब्जेक्ट नहीं रहा तो उसका अधिकार किसके पास होगा, वाइसरॉय के पास। अब हम देखते हैं उस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे। पहला था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो प्रोविंस थे उसके लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी। द एक्ट गिव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस। डायरेक्ट वॉज अबोलिश्ड एट द प्रोविंस लेवल। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1918 एक्ट था उसमें प्रोविंस को डायरेक्ट दिया था, वो इस एक्ट ने अबोलिश किया। द गवर्नर वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो गवर्नर थे वो एग्जीक्यूटिव के हेड रहेंगे। देयर वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस हिम। वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, वो गवर्नर को एडवाइस करेगा। द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंस लेजिस्लेचर हु कंट्रोल देम। जो मिनिस्टर थे वो प्रोविंस लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे।
द लेजिस्लेचर कुड ऑल्सो रिमूव द मिनिस्टर। हावेवर द गवर्नर स्टिल रिटेन स्पेशल रिजर्व पावर। जो गवर्नर थे उनको ज़्यादा पावर रहेगा। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के कुछ प्रोविंस। अब हम देखते हैं डायरेक्ट एट द सेंटर। जो प्रोविंस में थे वहाँ डायरेक्ट खत्म किया गया, लेकिन सेंटर में वो इंट्रोड्यूस किया। डायरेक्ट का मतलब क्या थे, वहाँ दो सब्जेक्ट थे, एक थे रिजर्व और ट्रांसफर्ड, उसे क्या कहते हैं डायरेक्ट। द रिजर्व सब्जेक्ट वर कंट्रोल बाय द गवर्नर जनरल। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे रिजर्व सब्जेक्ट, वो कौन कंट्रोल करता था, गवर्नर जनरल, हु एडमिनिस्ट्रेट देम विद द हेल्प ऑफ 3 काउंसलर अपॉइंटेड बाय हिम। दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो गवर्नर जनरल कंट्रोल करता था, वो थे डिफेंस। और उसके बाद जो चर्च रिलेटेड अफेयर थे, एक्सटर्नल अफेयर, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर, रिसोर्स एंड ट्राइबल अफेयर। जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो कौन कंट्रोल करता था, गवर्नर जनरल, उसे क्या कहते थे, वाइसरॉय भी कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर वुड बी इस्टेब्लिश्ड। बाइकैमरल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश करना जिसमें 2 हाउस होंगे, एक लोअर हाउस एंड सेकेंड है काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस। द फेडरल असेंबली हैड अ टर्म ऑफ 5 ईयर। जो फेडरल असेंबली लोअर हाउस का टर्म कितना रहेगा, 3 ईयर। बोथ हाउस हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टेट ऑल्सो। जो हाउस थे उसमें प्रिंसिपल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। बाइकैमरल लेजिस्लेचर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन सम प्रोविंस अल्सो लाइक बंगाल। जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर थे वो सेंटर में भी इंट्रोड्यूस किया, उसके साथ ही साथ जो प्रोविंस थे लाइक बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, उस प्रोविंस में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम देखते हैं फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड एट दिल्ली फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंस एंड ऑल्सो बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया दिल्ली में। वो कौन से केस डिस्प्यूट देखेगा, प्रोविंस और सेंटर के बीच कोई डिस्प्यूट या 2 और उसके ज़्यादा प्रोविंस के बीच में डिस्प्यूट, इसको कौन देखेगा, फेडरल कोर्ट। इट वाज टू हैव 1 चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 जजेस। उसमें कितने जजेस होंगे, 6 जजेस, और वो चीफ जस्टिस रहेगा। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल। द इंडियन काउंसिल वाज अबॉलिश्ड। द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया वुड इंस्टेड हैव अ टर्म ऑफ एडवाइजर। जो इंडियन काउंसिल थे उसको अबॉलिश किया गया, और द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ फॉर इंडिया वुड इंस्टेड हैव टर्म ऑफ एडवाइजर, टीम ऑफ एडवाइजर। अब हम देखते हैं फ्रेंचाइजी। द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जो इलेक्शन थी वो डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, कौन सा एक्ट, 1935। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद आता है रीऑर्गेनाइजेशन। सिंध वॉज कार्ड आउट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जो सिंध है वो बॉम्बे से अलग किया गया। बिहार एंड उड़ीसा वेर स्प्लिट, बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट किया गया। बुर्मा वॉज सेवर्ड फ्रॉम द इंडिया। जो म्यांमार थे वो इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। वो कब इंडिया में लिया था, 1885 में। उसके बाद 1935 में उसे इंडिया से अलग कर दिया गया। ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया मेड इनटू क्राउन कॉलोनी। जो एडेंट था वो भी इंडिया से सेपरेट कर दिया गया और उसे क्राउन कॉलोनी को बना दिया गया। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है अब हम देखते हैं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन्ड इट्स सुप्रीमेसी ओवर द इंडियन लेजिस्लेचर बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उनका ही सुप्रीमेसी रहा प्रोविंशियल फेडरल में। फेडरल रेलवे अथॉरिटी वाज सेटअप टू कंट्रोल इंडियन रेलवे। फेडरल रेलवे को सेटअप कर दिया इंडियन रेलवे कंट्रोल करने के लिए। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन दिया। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये देखकर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1935 एक्ट में क्या क्या है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे और फेडरल, प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। द एक्ट वाज अ माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसके लिए माइलस्टोन रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसको रिपील कर देगा। मैंने स्टार्ट में बता दिया कि 26 जनवरी 1950 को इस एक्ट को, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो हमारा जो ओन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इस एक्ट को रिपील कर दिया गया। द इंडियन लीडर वे आर नॉट इंथुसियास्टिक अबाउट द एक्ट सिंस डिस्पाइट ग्रांटिंग प्रोविजनल ऑटोनॉमी द गवर्नर एंड वाइसरॉय हैड अ कंसिडरेबल स्पेशल पावर। जो मेरे इंडियन लीडर थे उससे ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे वो जो स्पेशल पावर थे वो किनके हाथ में था, गवर्नर एंड वाइसरॉय। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल वर मेजर थ्रू विच द ब्रिटिश वांटेड टू इंश्योर द कांग्रेस पार्टी कुड नेवर रूल ऑन इट्स ओन। जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल थे वो भी अलग अलग लोगों को दिया गया, लाइक मराठा, मद्रास, बॉम्बे प्रोविंस, और जो एससी थे उन वुमन को, उनको लिए भी सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल दे दिया। इसलिए इट वॉज ऑल्सो वे टू कीप द पीपल डिवाइडेड। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।